हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की शुरुआत मैं दो शब्द कह के करना चाहूँगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। स्वागत है आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ जाके देख सकते हैं, क्योंकि सीडीपी का हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग वो पिछली वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को आगे का वीडियो बेहतर समझ में आएगा। आज का टॉपिक है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी आनुवंशिकता और वातावरण। आनुवंशिकता क्या होता है? वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जा रहा है वो वंशानुक्रम या आनुवंशिकता, हेरिडिटी कहा जाता है। आनुवंशिकता जो होती है वो स्टैटिक होती है, यानी स्थिर। आप आनुवंशिकता को चेंज नहीं कर सकते, हेरिडिटी को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वातावरण जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। आप चाहें तो कोई बच्चा अगर जन्म लिया है तो उसको बेहतर माहौल देने के लिए आप कहीं उसके वातावरण को चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप उसके आनुवंशिकता को यानी हेरिडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। हेरिडिटी जो है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब हेरिडिटी के बारे में जानने से पहले हम समझेंगे कि नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम कितने होते हैं। नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम 46 होते हैं, और अगर पेयर में बात करें तो 23 होता है, जिसमें 22 क्रोमोजोम ऑटोजोम होते हैं, 22 पेयर ऑटोजोम होते हैं यानी सेम होते हैं। 23rd यानी लास्ट जो होता है अंतिम पेयर वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। वो सेक्स डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेल में XY क्रोमोजोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोजोम होता है। यानी अगर बेबी बॉय है तो वो मेल का Y क्रोमोजोम और फीमेल का X क्रोमोजोम होगा, ये मिलके बेबी बॉय बनता है। और अगर बेबी गर्ल है तो वो मेल का X क्रोमोजोम और फीमेल का X क्रोमोजोम मिलके बनता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझेंगे कि ट्विंस क्या होता है, जुड़वा। ट्विंस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट है आइडेंटिकल ट्विंस और सेकंड है फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है बिल्कुल सिमिलर हो, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, आइडेंटिकल यानी बिल्कुल सिमिलर हो, देखने में भी एक जैसे, सेक्स भी सेम होगा, यानी अगर बेबी बॉय है तो दोनों बॉय ही होगा और अगर गर्ल है तो दोनों गर्ल ही होंगे। इसका दूसरा नाम मोनोजाइगोटिक है। मोनोजाइगोटिक का मतलब एक ही जाइगोट से बनते हैं, ये दोनों एक ही जाइगोट से बनते हैं, इसलिए हम इसको मोनोजाइगोटिक भी कहते हैं। और फ्रेटर्नल ट्विंस जो होते हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं, यानी ये दो जाइगोट से बनते हैं। सेम सेक्स हो भी सकते हैं, यानी एक दोनों बॉय भी हो सकते हैं, दोनों गर्ल भी हो सकते हैं, या एक बॉय और एक गर्ल भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें इतना तक समझ गए। अब नेक्स्ट देखेंगे कि नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या होता है? नेचर यानी प्रकृति और नर्चर यानी पर्यावरण। इसको सिंपल में ऐसे भी समझेंगे कि नेचर यानी हेरिडिटी और नर्चर यानी इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो आपको एक बार मिल गई, आपके अपने पूर्वजों से जो आपको एक बार मिल गई वो नेचर हो गया, और नर्चर जिसको आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी वो हुआ जो बच्चे का रंग रूप, उसकी आँखों का रंग, बालों का रंग, उसके शारीरिक गठन, ऊंचाई, ये सब का निर्धारण आनुवांशिक गुणों, ये सब का निर्धारण जो होता है उसमें आपके आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि आपके आँखों का रंग आपके वातावरण में जाने से तो नहीं मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ जो बच्चे राजस्थान में पैदा हुए वो उनके आँख पीले पीले होंगे, और हमारे इधर के जो बच्चे हैं जो इंडिया में इधर पैदा होंगे बिहार में, उनके आँख काले होंगे। ऐसा तो नहीं होता है। या वेस्ट इंडीज़ के बच्चों का आँख का कलर भी काला होगा और उसके बालों का कलर भी अलग होगा, ऐसा तो नहीं होता है। वो उसके, हाँ ये हो हम कह सकते हैं कि उनके पूर्वजों से
उनके पूर्वजों का जो कलर है, या मतलब उनके शारीरिक गठन या उनकी लंबाई या उनकी आँखों का कलर, ये सब उनके पूर्वजों से उनको मिल सकता है, लेकिन इन्वायरमेंट का कोई असर नहीं होता है हमारे आँखों के रंग पे या बालों का रंग पे। ये हेरिडिटी का है, इसमें हेरिडिटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट यानी वातावरण, वातावरण का ही अर्थ पर्यावरण होता है। अब पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से बना है, परि एवं आवरण। अब परि का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है ढकना, जिसका अर्थ हुआ पर्यावरण, यानी चारों ओर से घेरने वाला, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो हो गया पर्यावरण। ठीक है, अब जैसे हमारे मनुष्य हैं तो उनके चारों ओर जल है, वायु है, पहाड़ है, नदी है, बस बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं। तो ये सब मिलकर जो है सो पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब मानव के विकास में जितना योगदान आनुवांशिकता का है उतना ही वातावरण का है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक का योगदान है, जितना आनुवांशिकता का है उतना इन्वायरमेंट का भी है। ठीक है, इस दोनों का योगदान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। आप कुछ भी नहीं है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बिना। ये अगर आप सोच रहे हैं कि अगर किसी की हेरिडिटी अच्छी है, यानी किसी को आनुवांशिक गुण बेहतर मिला है और उसको बेहतर माहौल नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छा कर लेगा, ऐसा नहीं होता। अगर कोई इंसान है, अगर उसको बहुत अच्छी हेरिडिटी मिली है, उसके पूर्वज से जो है तो उसको बहुत अच्छा गुण मिला है, और आप उसको एक बंद कमरे में रख दे रहे हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि उसका डेवलपमेंट बेहतर होगा? नहीं होगा बेहतर। इसलिए हम ये भी कहेंगे कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चे पे पड़ता है। ऐसा बहुत सारे अनुसंधान के आधार पर बोला जाता है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है। अगर माता पिता का गुण नहीं, कभी कभी संवेगात्मक गुण भी, जैसे संवेगात्मक गुण जो होता है, इमोशनल डेवलपमेंट, वो भी प्रभावित करता है बच्चे को। बॉडी स्ट्रक्चर, बालों का रंग, ये सब तो मतलब करता ही है, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट भी बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षणिक महत्व। यानी आप भी फ्यूचर में टीचर बनने वाले हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये सब जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं जिसको हम अलग नहीं कर सकते, और इसके बिना बच्चे के विकास का हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम इस दोनों के बिना बच्चे का विकास कर लेंगे, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप खुद अपने मन में सोच के देखिएगा कि क्या हम इस दोनों के बिना अपने बच्चों का या फ्यूचर में आप किसी के विकास के बारे में सोच सकते हैं? ऐसा आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस टॉपिक को जानना इतना इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को आप समझ के उसे दिशा निर्देश दे सकते हैं। किसी बच्चे के जैसे कोई कक्षा में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चों का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एक समान तो नहीं होता। हर एक बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक समान नहीं होता। तो शारीरिक विकास जो होता है वो मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम ये कहेंगे, तो जितना मानसिक विकास अच्छा होगा, जितना मानसिक विकास बेहतर होगा, उतनी उसकी शिक्षा भी अच्छी होगी। इसलिए हमें इस दोनों बात की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। आनुवांशिक एवं वातावरण में बच्चों के विकास पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जब आप जानेंगे, तो शिक्षक क्या करेंगे, विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाएंगे, जिससे
बच्चा के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके, और आप जब उसके शिक्षण अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बना पाएंगे, अगर आपको इन दोनों बात की बेहतर जानकारी हो तो। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, यानी हमें जो गुण मिला है हमारे पूर्वजों से, जो उन लोगों से ट्रांसफ़र होके हमारे में आया है, वो कैसे आया है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ माता से, सिर्फ पिता से। ऐसा तो नहीं होता है कि जो हमें गुण मिले हैं, गुण या अवगुण जो भी हो, वो हमें सिर्फ अपनी माँ से मिले हो, या सिर्फ पिता से मिला हो, या माता पिता दोनों से। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन अगर नहीं रहता कि माता पिता एवं उनके पूर्वजों से, तो हम कुछ पल के लिए इस ऑप्शन के साथ जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे अभी इससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि माता पिता एवं उनके पूर्वजों से हमें जो गुण या अवगुण जो भी मिलते हैं, वो हमें हमारे माता पिता एवं उनके पूर्वजों से मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी आनुवांशिकता को हम किस तरह की सामाजिक संरचना मानते हैं। अब इसमें फर्स्ट है गौण, सेकंड है गत्यात्मक, थर्ड है स्थिर, फोर्थ है प्राथमिक। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आनुवांशिकता को हम स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा, यानी स्थिर सामाजिक संरचना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है। मुख्य रूप से यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या ऐसा है जिसको कि हम देख के कह सकते हैं कि ये इसके आनुवांशिकता से मिला है, या ये इसके पूर्वजों से इसको मिला है। फर्स्ट है आँखों का रंग, सेकंड देखेंगे सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, यानी हम अगर अपने आस पड़ोस में किसी भी तरह की गतिविधि हो रही है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें हम अगर भागीदारी ले रहे हैं या उसमें हम सहयोग कर रहे हैं, तो वो उससे हमारे आनुवांशिकता का कोई कारण नहीं हो सकता। थोड़ा कुछ हद तक हो सकता है कि हाँ हमारे पिताजी या हमारे दादाजी इस तरह के गतिविधि में भागीदारी लेते थे, तो वो भी कर रहा है, उसमें भी वो गुण आया है, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि उसमें भी वो गुण आ ही जाएगा। थर्ड है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिमूर्ति, यानी समकक्ष यानी अपने जो हम जिसके साथ रह रहे हैं, जो हमारा फ्रेंड है, उसके प्रति जो है सो हमें अभिमूर्ति हो रही है। तो ऐसा नहीं होता है कि ये भी जो है सो आनुवांशिकता संबंधी है, ये भी कुछ तरह से हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस तरह के इन्वायरमेंट में, जिस तरह के वातावरण में, उससे हमें मिलता है। चिंतन पैटर्न, ये भी कुछ हद तक हम अगर हमें हमारे इमोशन का कुछ असर हो रहा है, तो या हमें अगर समाज में रह रहे हैं या किसी भी तरह की हम कोई चीज़ देख रहे हैं, तो उससे इस पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है आँखों का रंग, यानी आँखों का रंग से हमारे पर्यावरण का कोई कारण नहीं हो सकता। यहाँ पर्यावरण के कारण हमारे आँखों का कलर चेंज हो जा रहा है, ये हमें हमारे आनुवांशिकता से मिलता है, मतलब हमारे पूर्वजों से हमें मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। किसके और किसके कारण हमारा जो विकास हो रहा है वो हमें विविध मार्ग यानी बहुत सारे मार्ग पर ले जाने में सहायता कर रहा है और उसका कोई निष्कर्ष निकल रहा है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम और पर्यावरण। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि आनुवांशिकता और हमारे पर्यावरण के कारण हमारे विकास पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इस दोनों के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा विकास हो सकता है। इस दोनों का होना ज़रूरी है, किसी एक के बिना एक अधूरा रह जाएगा, इसलिए इस दोनों का होना आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चुनौतियाँ और सीमा भी नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को लिमिट में कर दे रहे हैं, तो उससे हमारा विकास जो है सो विविध मार्ग पे कैसे हो जाएगा, वो एक सिमट के रह जाएगा कि हाँ हमें इतना ही करना है। अगर हम सीमा तय कर दे किसी भी चीज़ की, स्थिरता भी नहीं होगा। अगर हम एक ही जगह पे रुके हुए हैं, अगर हम इन्वायरमेंट में नहीं जा रहे हैं, अगल बगल में नहीं जा रहे हैं, कहीं किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारा विकास बेहतर नहीं होगा। पोषण का है कुछ हद तक, लेकिन
सिर्फ और सिर्फ पोषण से ही नहीं हो सकता हमारा बेहतर विकास, ठीक है। इसलिए हमारे आनुवांशिकता का और हमारे पर्यावरण दोनों का जो है हमारे विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। अब हो गया, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।